मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। मेजर बलवंत द्वारा लिखित उपन्यास आधी रात के बाद, भाग 3। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जहाँ जेल की चार दीवारी समाप्त होती थी, वहां स्टेशनरी और पुस्तकों की एक दुकान थी। दुकान के सामने रेत पर एक पिस्तौल पड़ा था। पिस्तौल चमक रहा था। मेजर ने जेब से रुमाल निकाला और हाथ पर लपेटकर पिस्तौल उठा लिया। लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि पुलिस उस पिस्तौल से क्या अनुमान लगाती है। मेजर ने पिस्तौल को अच्छी तरह देखने के बाद कहा, पिस्तौल एकदम नया है। मेरा अनुमान है कि शस्त्रास्त्र बेचने वाले चमनलाल सूरी की दुकान से जो 2 पिस्तौल चुराए गए थे, यह उन्हीं में से एक है। इसे अपने पास रख लीजिए और चमनलाल सूरी को फोन पर इस पिस्तौल का नंबर बताइए। उससे पूछिए कि चुराए या ले जाए गए पिस्तौलों में से एक यही तो नहीं है। यह कहकर मेजर ने पिस्तौल का खटका खोल दिया। उसमें से 2 गोलियां चलाई गई थी। खटका बंद करके पिस्तौल इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए उसने कहा, इस पर से उंगलियों के निशान की छाप उतरवा लीजिएगा। इंस्पेक्टर ने अपने रुमाल में पिस्तौल लेते हुए कहा, समझ में नहीं आया कि हत्यारे अपना पिस्तौल क्यों फेंक गए। मेजर मुस्कुराकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस युग में अपराधी और हत्यारे बहुत सावधान और चतुर हैं। हमलावर ने यह पिस्तौल जानबूझकर फेंका है ताकि यह प्रमाणित कर सके कि हमला उन लोगों ने किया जिन्होंने चमनलाल सूरी की दुकान से पिस्तौल उठाए थे। मेजर ने कहा। इंस्पेक्टर दंग रह गया। उसने कहा, आइए मेजर साहब, अब घटना स्थल की ओर चलें। इंस्पेक्टर और मेजर के साथी उन कारों की ओर बढ़ गए जिन पर गोलियों की बौछार की गई थी। पुलिस कर्मचारियों ने 5 लाशें निकालकर स्ट्रेचर पर रख दी थी। उन्हीं में उस अंग्रेज महिला की लाश थी जो मूवी कैमरा से आत्मदाह की फिल्म उतारने आई थी। वह एक विदेशी समाचार पत्र की संवाददात्री थी। शेष 4 लाशों में से 2 अंग्रेजों की थीं और 2 भारतीयों की। एक अंग्रेज भी किसी विदेशी समाचार पत्र का संवाददाता जान पड़ता था। उसके कंधे से उसका कैमरा अब तक लटक रहा था। दूसरे अंग्रेज के बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लग सकता था कि वह कौन था। 2 भारतीयों में से एक लाश आलीशान सूट में थी। वह पहचाना जा चुका था। वह आंखों का विशेषज्ञ डॉक्टर था और उसका क्लिनिक ताप्ती रोड पर था। उसका नाम राम शरण मिश्रा था। दूसरा भारतीय सादा वस्त्रों में था। वह पहचाना तो नहीं जा सका, लेकिन पुलिस का अनुमान था कि वह एक लखपति का प्रबंधक था। पुलिस ने मुक्ति पथ के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार लोगों ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने साथी को आत्मदाह करने को मजबूर किया। इस तरह अपने एक साथी की हत्या कर डाली। जली भुनी लाश और दूसरी सब लाशें पोस्टमार्टम के वास्ते भिजवा दी गईं। इंस्पेक्टर शशि मोहन इस नवीन घटना के कारण बहुत व्यस्त हो गया था, इसलिए मेजर ने उसे रोकना टोकना उचित ना समझा। वह अपने साथियों को लेकर ताप्ती रोड की ओर चल दिया, जहां राहत क्लब था। क्लब के पास पहुंचकर मेजर ने सुधीर, डोरा और सोनिया को कार से उतार दिया और उन्हें इशारा किया कि अलग अलग होकर आगे बढ़े। स्वयं वह सहज भाव से टहलता हुआ राहत क्लब के आगे पहुंचा। रघुनंदन वहां लकड़ी के एक बक्से पर बैठा हुआ मिल गया। वह सुगठित शरीर का था। उसने मोटे खाकी कपड़े की कमीज और सफेद नेकर पहन रखी थी। उसके जूतों का तला बहुत मोटा था। मेजर उसके पास पहुंच गया। रघुनंदन के आगे एक दरी बिछी थी। दरी पर फाउंटेन पेन के कई डिब्बे और रुमाल पड़े थे। रुमाल खोलकर इस तरह रखे गए थे जैसे छोटे छोटे तंबू लगे हों। रघुनंदन ने समझा कि कोई ग्राहक आया है। उसने कहा, मेरे पास हर तरह के पेन है। स्मगल किए हुए पेन भी। आपको कौन सा पेन दिखाऊं? स्मगलिंग का, मेजर ने कहा। रघुनंदन ने अपने पास पड़े झोले में हाथ डालकर एक डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलकर एक आकर्षक सा पेन निकालकर मेजर के हाथ में दे दिया। मेजर ने क्षण भर के वास्ते पेन देखा, फिर रघुनंदन के चेहरे पर आंखें गड़ाकर बोला,
रघुनंदन, मैं कोई फाउंटेन पेन खरीदने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे लोग कौन थे जिन्हें तुमने 2 बार नंदलाल के पास भेजा कि अपनी प्रेमिका यशोदा को उनके साथ भेज दे। यह कहकर मेजर ने फाउंटेन पेन रुमालों की ढेरी पर फेंक दिया। मेजर के मुंह से यशोदा और नंदलाल का नाम सुन रघुनंदन चकित हो उठा। वह कुछ घबरा सा गया। उसने कहा, आप कौन हैं? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। रघुनंदन, अगर तुमने कोई बात छिपाई तो तुम्हारी कीड़े जैसी नाक कुछ और बिगड़ जाएगी। मेजर ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। मेरी नाक लोहे की है सरकार, मैं किसी की धौंस नहीं सहा करता। इस दलाल नंदलाल ने अगर मेरे बारे में झूठ बोलकर आपको मेरे पास भेजा है तो मैं उसका सिर तोड़ डालूंगा। मैं अपना साफ सुथरा धंधा खराब नहीं करना चाहता। मैं उस जैसे दलाल का दोस्त नहीं हूँ। मैंने किसी के पास नहीं भेजा, रघुनंदन ने कहा। इसका मतलब यह है कि तुम नंदलाल और यशोदा को जानते हो? उन दोनों को कौन नहीं जानता? वे लोग इस क्लब के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। नंदलाल किसी न किसी मुर्गी को फंसाता रहता है। मेजर समझ गया कि नंदलाल ने उससे झूठ बोला था। उसने रघुनंदन से आगे कोई प्रश्न न पूछा। वे अपने साथियों के पास चला आया और उनसे बोला, तुम सब जाओ, मैं अनुपमा से मिलकर आता हूँ। मेजर के साथी चले गए। उस समय शाम ढल चुकी थी और रात उतर आई थी। मेजर अपनी कार में जा बैठा। उसने राहत क्लब के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अचानक उसकी नजर एक ऐसी कार पर पड़ी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक सजीली युवती बैठी थी। उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने कोट की कॉलरों को उठाकर आधा चेहरा छुपा रखा था। मेजर मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि वे लोग उसके इंतजार में हैं। शायद वे उसका पीछा करना चाहते थे। मेजर ने फिर एक बार उस कार की ओर मुड़कर देखा। सजीली युवती ने अपनी कार का इंजन चालू कर दिया था। वह प्रीमियर कार थी जिसका नंबर था JP 9876। मेजर अपनी कार सड़क पर ले आया। उसने बागमती रोड की ओर कार बढ़ा दी। सेठ अक्षयचंद के मकान तक पहुंचने में आधे घंटे का समय लगना था। उसने मुड़कर देखा, प्रीमियर कार उसकी कार के पीछे आ रही थी। मेजर के होठ गोल हो गए। वह सीटी बजाने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि पीछा करने वालों को वह किस तरह घेर सकता था। अब मेजर की गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट एरिया में से गुजर रही थी। उसकी दृष्टि एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था कॉफी चैम्बर। मेजर ने अपनी गाड़ी उस रेस्टोरेंट के आगे लाकर खड़ी कर दी। वह रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पीना चाहता था। इस बहाने वह कुछ देर यह देखना चाहता था कि उसका पीछा करने वाले रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार करते हैं अथवा रेस्टोरेंट में आकर उसकी निगरानी करते हैं। कॉफी चैम्बर के दरवाजे में पहुंचकर वह रुका और उसने पीछे को देखा। प्रीमियर कार उसकी कार के पीछे आ रुकी थी। मेजर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुआ। एक खाली मेज के पास वह कुर्सी पर बैठ गया। बहरा आया तो उसने कॉफी और मटन सैंडविच लाने का ऑर्डर दिया। फिर जेब से सिगार निकाला और उसे सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने लगा। उसका पीछा करने वालों में से कोई अंदर न आया। पैरा ऑर्डर का सामान ले आया। मेजर ने एक सैंडविच अभी उठाया ही था कि उसने प्रीमियर कार ड्राइव करने वाली युवती को रेस्टोरेंट में प्रवेश करते देखा। उसके अधरों पर मुस्कान थी। उसने मेजर को बड़े मोहक ढंग से आंख मारी। मेजर उसकी इस निर्भीक चपलता पर चकित रह गया। युवती मटकती हुई ठीक उसी की ओर आई और आकर उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सुकोमल हाथ मेजर की ओर बढ़ा दिया और बोली, गुड इवनिंग मेजर बलवंत। मेजर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसको आश्चर्य और भी बढ़ गया कि वह अपरिचित सुंदरी उसका नाम कैसे जानती थी। मेजर साहब, आप व्यर्थ ही हैरान हो रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपका पीछा करते आ रहे हैं, युवती बोली। मैं जानता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है? युवती ने मेजर की अनुमति लिए बिना उसकी प्लेट में से एक सैंडविच उठा लिया और उसे चखते हुए बोली, मैं आपको मिसेस अपर्णा का एक भेद बताने के लिए आपका पीछा कर रही हूँ। मैं आशिमा हूँ। पहले आप मेरे वास्ते भी कॉफी का एक कप मंगवा दें। मेजर ने बैरे को इशारा करके एक और कॉफी लाने का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने युवती की ओर मुड़कर पूछा, आप मुझे मिसेस अपर्णा का क्या भेद बताना चाहती हैं, मिस आशिमा?
वह भेद यहाँ नहीं बताया जा सकता। आपको हमारे बंदे घर पर चलना पड़ेगा। आपके पास कार है, आप हमारे पीछे पीछे चलिएगा। बेला कॉफी ले आया। आशिमा कॉफी पीने लगी तो उसके कान का बुंदा मेज पर गिर पड़ा। वह उठाने को हुई तो बुंदा मेजर की ओर मेज के नीचे जा गिरा। मेजर वह बुंदा उठाने के बाद से झुका तो आशिमा ने बिजली की सी फुर्ती से अपने ब्लाउज में हाथ डाला और कोई वस्तु निकालकर मेजर के प्याले में डाल दी। मेजर ने बुंदा आशिमा को दे दिया। धन्यवाद, आशिमा बोली। कॉफी जल्दी से पी लीजिए और हमारे साथ चलिए। मेजर ने जल्दी जल्दी कॉफी पी डाली। आशिमा ने आधी कॉफी प्याले में ही छोड़ दी। वह उठ खड़ी हुई। मेजर ने बैरे को बुलाकर बिल चुकाया और उदारता से टिप दी। रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार की ओर जाते हुए उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसका जी मितला रहा हो। कुछ ऐसी चुभन उठी जैसे पेट में कोई सांप डंक मार रहा हो। वह अंतड़ियों में जलन सी अनुभव करने लगा। वह समझ गया कि उसकी कॉफी में कोई दवा मिला दी गई थी। उसके हाथ पांव सुन्न हुए जा रहे थे। वह आशिमा के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसका हाथ ना उठ सका। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आशिमा ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसे गिरने से बचा लिया। उसने अपनी प्रीमियर कार की ओर देखा, फिर कार में बैठे व्यक्ति को दूसरे हाथ से इशारा किया। प्रीमियर कार में से एक दीर्घकाय व्यक्ति निकला। उसने लंबे चौड़े कॉलर वाला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा अब उसके कोट के कॉलरों में भी छिपा हुआ था। उसने आशिमा के पास आकर अपना बाजू मेजर की कमर में डाल दिया। मेजर उसे अपनी ओर आते और कमर में हाथ डालते देखता रहा, मगर विवश था। उसे आशिमा और उसका साथी उसकी कार की ओर ले आए। अब मेजर बेहोश हो चुका था। मेजर की कार का पिछला दरवाजा खोल दिया गया। आशिमा उसकी कार में आ बैठी। उसने मेजर को कार के अंदर खींच लिया और पिछली सीट पर गिरा दिया। वह अपने साथी से बोली, मेजर की कार मैं ड्राइव करूंगी और तुम प्रीमियर कार ड्राइव करो। आशिमा के आदेशानुसार उसका साथी दूसरी कार की ओर चल दिया। दोनों कारें वहां से रवाना हो गईं। मेजर की जब आंख खुली तो उसने स्वयं को अत्यंत सुसज्जित कमरे में पाया। वह कमरा ड्राइंग रूम भी था और बेडरूम भी। उसमें धीमा धीमा प्रकाश हो रहा था। मेजर के अतिरिक्त उस कमरे में कोई नहीं था। मेजर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसका रिवॉल्वर उसकी जेब में नहीं था। जिस सोफे पर वह लेटा हुआ था उसी पर वह उठकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि अपने साथियों को वापस भेजकर उसने भारी भूल की। अगर वे साथ रहे होते तो आशिमा की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती। ना जाने यह धूर्त युवती कौन है और उसे किस मनोरथ से लाई है। इस बेहोशी के दौरान उसे मौत के घाट भी तो उतारा जा सकता था। तभी पच्चाप उभरी। वही व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसने अब तक उसके सामने अपना चेहरा कोट के कॉलरों में छिपाए रखा था। अब भी उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। मेजर ने देखा कि उसका रिवॉल्वर अब उस व्यक्ति के हाथ में था। कुछ दूर हटकर वह दीवार के पास खड़ा हो गया। उसने रिवॉल्वर की नली का रुख मेजर की ओर उठा दिया और कठोर आवाज में बोला, मेजर साहब, आप किसी प्रकार की कोई हरकत मत कीजिएगा। कठोरता के बावजूद उसकी शिष्ट भाषा पर मेजर चकित रह गया। इतने में कमरे के खुले दरवाजे में से सुगंधी की एक झोंका आया। फिर हल्की पच्चाप सुनाई दी। अगले ही क्षण एक महिला ने प्रवेश किया जिसने गुलाबी दरकरारा पहन रखा था। उसकी सफेद मलमल की कमीज के नीचे काली शमीज थी। अपना दुपट्टा उसने पूरे चेहरे पर लपेट रखा था। इस समय उसकी केवल आंखें नंगी थीं। मेजर की ओर देखते हुए वह दीवार की ओर चली गई जहां रिवॉल्वर लिए हुए दीर्घकाय व्यक्ति खड़ा था। महिला ने कुर्सी पर बैठते हुए उससे कहा, तुम जाओ। ना मेजर साहब हमारे दुश्मन हैं और ना हम इनके दुश्मन। मेजर उस महिला के मुंह से अपना नाम सुनकर फिर एक बार हैरान हुआ। उस महिला की आवाज बड़ी रसीली थी। उसकी शालीनता ने भी मेजर को बहुत प्रभावित किया। मेजर साहब, मैं इस भ्रष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको यहाँ इसी ढंग से लाया जा सका था क्योंकि ना तो मैं आपको फोन कर सकती थी और ना आपको संदेश भेज सकती थी। मेजर ने पूछा, क्यों? उसका गला सूखा जा रहा था। इस वास्ते कि मैं अपना परिचय आपको नहीं दे सकती थी। आपको यह कष्ट इसलिए दिया गया
कि आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। मेरा गला सूख रहा है, इस हालत में मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। थोड़ा पानी मंगवा दीजिए। उस आपके वास्ते बियर की बोतल मंगाई जाएगी, लेकिन पहले आप हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको मिसेस अपर्णा ने क्या कहकर यहाँ बुलवाया था? वह मुझे वकील जगदीश चंद्र के परिवार की दुकान और उससे संबंधित कोई विशेष बात बताना चाहती थी, मेजर बोला। क्या उन्होंने आपको इस विशेष बात का कोई इशारा दिया था? महिला ने पूछा। नहीं। अच्छा मेजर साहब, यह बताइए कि आपने यहाँ आकर क्या देखा और क्या कुछ मालूम किया? अभी तक तो मैं कुछ मालूम नहीं कर पाया। अच्छा, तो यह बताइए कि जीप में मारे गए लोगों और जेल के सामने गोलियों से भूने गए व्यक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं? यह जान सका हूँ कि उनमें कुछ मुक्ति पथ के लोग थे और कुछ विदेशी संवाददाता थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसने मारा? आपको किसी पर कोई संदेह है? ना मुझे किसी पर संदेह हुआ और ना मैं ये जान पाया कि हत्यारा कौन है, मेजर ने कहा। इसके बाद महिला ने ताली बजाई और 2 मिनट बाद एक सजीली युवती प्रविष्ट हुई। वह आशिमा थी। उसने मेजर को छेड़ने के मनोरथ से पहले अपनी जिह्वा बाहर निकालकर लहराई, फिर मुगल रनिवास की दासी की तरह सलाम ठोकते हुए बोली, आदाब हर्ष है हुजूर। मेजर को जरा भी क्रोध न आया। महिला ने आशिमा से कहा, मेजर साहब के वास्ते बियर की बोतल लाओ, एक बियर मग भी। आशिमा अपने वक्ष को उछालती और कूले मटकाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेजर साहब, आपको यह कष्ट एक खास बात के लिए दिया गया है, गरारे वाली महिला बोली। किस बात के लिए? मेजर ने पूछा। आप 3-4 दिन तक तो चुप्पी साध लीजिए, अपनी सारी खोजबीन स्थगित कर दें। बस आपसे केवल इतना सा वचन लेना चाहते हैं कि 3-4 दिन के वास्ते आप अपनी गतिविधि रोके रहें। वह क्यों? मेजर ने आश्चर्य से पूछा। यह मत पूछिए। देखिए, हमने आपसे वही व्यवहार किया जैसा भले लोग अपने मेहमान के साथ करते हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि हम कातिल नहीं हैं। कभी कभी किसी बुराई को निर्मूल करने के वास्ते बुरा भी बनना पड़ता है। आप वचन दीजिए कि 3-4 दिन तक अपनी गतिविधि पर रोक लगाए रखेंगे, महिला ने आग्रह के साथ कहा। देखिए, आप भूल रही हैं कि मैं एक जासूस हूँ। मैं अपनी खोज कैसे स्थगित कर सकता हूँ? मेजर ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अच्छा, तो फिर यह वचन दीजिए कि अगर आपको अगले 3-4 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बात मालूम हुई तो आप उसके विषय में किसी दूसरे को सूचित नहीं करेंगे। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि अपनी किसी जानकारी की सूचना मैं पुलिस को ना दूं। अपनी खोज और हत्यारों को पकड़ने का प्रयत्न मैं जारी रखूंगा। चलिए, ऐसे ही सही। अगर आप अपनी खोज जारी रखना चाहते हैं तो कल रेलवे स्टेशन जरूर जाइएगा। कल जमशेदपुर से रेलवे की नई छोटी लाइन का उद्घाटन हो रहा है। यह उद्घाटन रेलवे विभाग का महाप्रबंधक करेगा। आप इस समारोह में जरूर शामिल हों, महिला ने कहा। आशिमा एक ट्रे में बियर की बोतल, गिलास और ढक्कन खोलने की चाबी रखकर ले आई। ट्रे को उसने टेपाई पर रख दिया, फिर ढक्कन खोलकर गिलास में बियर उड़ेली। गिलास हथेली पर रखकर उसने मेजर को पेश किया। धन्यवाद, मेजर ने आशिमा को कहा। उसका गला खुश्क था। एक ही सांस में गिलास खाली करके उसने दोबारा भर लिया। 1 मिनट बाद उसने वह भी पी लिया। फिर होठों पर जिह्वा फेर कर उसने कहा, रेलवे की नई लाइन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के वास्ते आप मुझे क्यों आग्रह कर रही हैं? महिला ने उत्तर दिया, आप समारोह में शामिल होंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि मैंने किस उद्देश्य से कहा था। मेजर ने बोतल में शेष बची बियर भी गिलास में उड़ेलनी शुरू कर दी। अभी वह पूरी बियर उड़ेल भी नहीं पाया था कि बोतल उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें बंद होने लगी और वह पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी पीठ सोफे से जा लगी, आंखें बंद हो गईं। गरारे वाली महिला ने आशिमा से कहा, जाओ, मेजर साहब को इनकी कार में कॉन्ट्रैक्ट एरिया के कॉफी चैम्बर तक छोड़ आओ। यह कहकर उसने दोबारा ताली बजाई। दीर्घकाय व्यक्ति अंदर आया। महिला ने उससे कहा, मेजर साहब का रिवॉल्वर इनकी जेब में डाल दो। दीर्घकाय व्यक्ति ने तुरंत वैसा ही किया। मेरे साथ मेजर साहब को उठाकर इनकी कार तक ले चलो, आशिमा ने कहा। दोनों ने
बेहोश मेजर को उठा लिया। मेजर की आंख खुली तो उसने स्वयं को अपनी कार की पिछली सीट पर पड़ा पाया। उसने सामने दृष्टि डाली तो कॉफी चैम्बर का बोर्ड दिखाई दिया। मेजर सिर पिटाकर रह गया। क्या यह सब कुछ स्वप्न था? लेकिन यह स्वप्न कैसे हो सकता था? उसे जो बियर दी गई थी उसमें भी नींद लाने वाली कोई दवा मिली हुई थी। आशिमा और उसका साथी दोबारा उसे कॉफी चैम्बर के सामने छोड़ गए थे। यह सब इस वास्ते किया गया कि मेजर इस घटना को स्वप्न समझे। उसने उठकर दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। उसने जेब पर हाथ मारा तो अनुभव किया कि उसका रिवॉल्वर उसकी जेब में लौट आया था। होटल नटराज की ओर जाते हुए वह अपनी मूर्खता पर खींच रहा था। एक ही बात से उसे संतोष था कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया था जैसा कोई नेक आदमी दूसरे नेक आदमी के साथ करता है। गरारे वाली महिला ने उससे शिष्ट व्यवहार किया था। उसने मेजर पर विश्वास किया था। बियर में नींद की दवा मिलाने का कारण यही था कि वह अपने ठौर ठिकाने का पता छिपाए रखना चाहती थी। वह कौन थी? उसने उसके साथ अच्छा सलूक क्यों किया था? मेजर से यह वचन क्यों लिया गया कि वह अपनी 3-4 दिन की खोजबीन को रहस्य रहने दे? कल के समारोह में शामिल होने का आग्रह क्यों किया गया? इन्हीं प्रश्नों से घिरा हुआ मेजर बलवंत होटल नटराज के लॉन में प्रविष्ट हुआ। अपनी कक्ष में पहुंचकर मेजर ने साथियों को सारी आप बीती सुना दी। सोनिया सहम कर रह गई। डर और प्यार की अनोखी भाव मुद्रा बनाकर उसने मेजर की ओर देखा। मालती बोली, मतलब यह है कि आपके साथ 2 बार धोखा हुआ। परमात्मा का धन्यवाद कि कोई अनिष्ट नहीं हुआ। डोरा ने विस्मय से पूछा, वह औरत कौन हो सकती है जिसने इतने अजीब ढंग से आपका अपहरण कराया? उसके अच्छे बर्ताव से आप क्या अर्थ निकालते हैं? सोनिया भी बोल उठी, उस औरत ने आपसे जो प्रश्न पूछे और जो वचन लिया उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? मेजर ने कहा, अभी तक इन सब बातों का उद्देश्य सामने नहीं आया। हमें इस केस की आदि से अंत तक एक एक घटना को फिर से देखना होगा। वास्तव में इस केस का श्री गणेश तब हुआ जब मिसेस अपर्णा के यहाँ से हरिदेव और गौतम लुप्त हो गए। मालती ने क्रम जोड़ते हुए कहा, उसके बाद वकील जगदीश चंद्र के परिवार में ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी के बाद ही मिसेस अपर्णा ने मुझे बंबई से जमशेदपुर बुलाया। मेजर ने कहा, यहाँ आने पर मैं मिसेस अपर्णा से मिलने गया तो वह अपने बंगले में नहीं मिली। मैं उसके बंगले से निकला तो मिस अनुपमा को उस बंगले में जाते देखा। मेरा अनुमान है कि अनुपमा को मिसेस अपर्णा के लौटने की जानकारी थी। अपर्णा लौटी या नहीं, यह एक ऐसी पहेली है जिसे हमें हल करना होगा। अपर्णा की नौकरानी सरोज का कथन है कि वह जब आई तो मालकिन ने उसे वापस भेज दिया। हाँ, वह यह बात विश्वास से नहीं कह सकी कि वह उसकी मालकिन ही थी या कोई और जिसने उस जैसी पोशाक पहन रखी थी। इसका कारण यह है कि सरोज की आंखें कमजोर हैं। सुधीर ने कहा, इसका मतलब यह है कि अनुपमा ने जिस औरत की प्रतीक्षा की, जिसके साथ उसने 1 घंटे तक बातें की, वह मिसेस अपर्णा नहीं थी। हाँ, मगर अनुपमा का कहना था कि वह अपर्णा ही थी। मेजर बोला, इसके बाद अपर्णा की लाश जनरल अस्पताल के मुर्दाघर में पाई गई। अस्पताल के गेट पर यशोदा पहरा दे रही थी, जबकि मुर्दाघर में दुश्मन के 2 आदमी अपनी कार्यवाही में व्यस्त थे। उन्होंने अपर्णा का चेहरा विकृत कर डाला और इस बहाने उसके सिर में लगी गोली निकाल ली। क्या तुम लोग बता सकते हो कि अपर्णा के सिर में लगी हुई गोली क्यों निकाली गई? मालती बोली, यह भेद खोलना कठिन है। लाश के सिर में से गोली निकलने का भेद कोई भेद नहीं है, मेजर ने कहा। मिसेज अपर्णा को जिस गोली से मारा गया वह एक विशेष प्रकार की बनावट की थी और वह गोली मिलने पर हत्यारे को अपने पकड़े जाने का डर था। मालती ने कथा सूत्र जोड़ते हुए कहा, अब हम मिस अनुपमा तक पहुंचते हैं। उसने कहा कि वह मिसेज अपर्णा का पत्र मिलने पर लखनऊ से यहाँ आई। वह आकर अपर्णा से मिली। उसे अपर्णा कुछ बताना चाहती थी, मगर उसने इरादा छोड़ दिया और इधर उधर की बातें करके अनुपमा को टाल दिया। एक संदेह यह भी उठता है कि शायद अपर्णा की हत्या में अनुपमा का हाथ हो। उसके प्रेमी से कोई लड़की अवैध संबंध बना चुकी थी। वह शायद अपर्णा थी। अनुपमा के हैंडबैग से जो पत्र मिला है उससे सिद्ध होता है कि अनुपमा ने अपर्णा को मारा या मरवा डाला।
ठीक कहा तुमने, मेजर ने आगे का सूत्र जोड़ते हुए कहा। इन घटनाओं के बीच जंगल में नरहत्या का कांड सामने आता है। अपर्णा के यहाँ जो हरिदेव और गौतम नामक व्यक्ति रहते थे, उनके सिर काट डाले गए। यही एक टेढ़ा प्रश्न पैदा होता है कि हरिदेव और गौतम के सिर काटने वालों को किसने गोलियों से भून डाला। उसे किसने सूचित किया कि हरिदेव और गौतम के राघव जंगल में सिर के काटे जाने वाले थे। यह सचमुच टेढ़ा प्रश्न है, सुधीर के मुंह से निकला। इसी अवधि में सेठ अक्षयचंद और अनुपमा की हत्या करने के प्रयत्न में भ्रमवश सुधीर और डोरा पर गोलाबारी की गई। जवाबी कार्यवाही में हमलावर तो भाग निकले, मगर यशोदा को सुधीर और डोरा ने काबू कर लिया। मेजर बोला, यशोदा और नंदलाल की कहानी तुम सब जानते ही हो। उन दोनों ने झूठ बोला। इस समय सबसे जरूरी कदम यह उठाना होगा कि मालती जुबली रोड के मकान नंबर N34 में जाए। यह जाकर देखे कि यशोदा और नंदलाल उस मकान में हैं या नहीं। अगर दोनों उसी मकान में हों तो उन दोनों को पकड़ लाने की कोशिश करो, या फिर मुझे या इंस्पेक्टर शशि मोहन को फोन करो ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। नंदलाल और यशोदा के झूठ के बाद जेल के आगे आत्मदाह का कांड हो जाता है। सुधीर ने कहानी आगे बढ़ाई। इसी समय दो भारतीय, दो विदेशी संवाददाता और एक विदेशी महिला गोलियों से भून दी जाती है। उन्हें क्यों मार डाला गया? मालती ने प्रश्न किया। वह भी अनबूझ पहेली है, मेजर बोला। हमें इस बारे में भी एक काम करना है। जगदीश चंद्र के छोटे बेटे ब्रजेश ने बताया था कि उसका पिता 2 अंग्रेजों से मिला करता था। मेरा विचार है कि कल हमें ब्रजेश को लेकर उन अंग्रेजों के शवों की पहचान करानी चाहिए। अब आती है आपके ऊपर किए गए हमले की घटना की बारी, डोरा बोली। आप राहत क्लब के बाहर रघुनंदन से मिले। हम लोग लौट आए तो आशिमा और उसके एक साथी ने आपका प्रीमियर कार में पीछा किया। आप उन्हें घेरना चाहते थे, लेकिन आशिमा आपसे ज्यादा चतुर निकली। अपनी आप बीती में तुम लोगों को मैं सुना चुका हूँ, मेजर ने कहा। गरारे वाली महिला का शिष्ट व्यवहार और 2-3 दिन अपनी खोज रोक रखने का आग्रह भी एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने का एक ही ढंग है कि दिमागों को ताजा किया जाए और एक अच्छा सा शेर हो जाए, मालती ने कहा। शेर? जरा सोचने दो। 1 मिनट सोचने के बाद मेजर बोला, लो, शेर भी ऐसा सूझा है कि हंसी की कलियां चटक उठे। दांत दो या ना दो, शेर सुनो। जी रहे हैं, कुछ ना पूछो, कैसे ले लेकर उधार, दूसरे से लेके हम पहले का देते हैं उतार। शेर सुनकर सबकी हंसी छूट गई। सोनिया की सारी उदासी छट गई। साथियों को खुलकर हंसना इस बात का प्रमाण था कि शेर सबको पसंद आया था। कुछ पल के वास्ते सब मौन रह गए। मालती, तुम जुबली रोड जाओगी, मेजर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। डोरा और सुधीर को फिर एक बार बागमती रोड जाकर सेठ अक्षयचंद के बंगले की निगरानी करनी होगी। यह भी देखना होगा कि सेठ और उसकी बेटी अनुपमा किस रंग में है। याद रहे कि सेठ की जान को खतरा है। हमें पता लगाना है कि कहीं हम सबको धोखा तो नहीं दिया जा रहा। खतरे में कि अफवाह कहीं बाप बेटी की ओर से तो नहीं उड़ाई गई। ये सब काम निपटा कर तुम लौट आओ। उस गरारे वाली महिला को की बात याद रखो जिसने हमें रेल लाइन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। कल हम सबको तैयार होकर इस समारोह में शामिल होना होगा। मालती, सुधीर और डोरा अपनी अपनी ड्यूटी पर चल दिए। उनके जाने के बाद मेजर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। रात के 2 बजे मालती लौट आई। मेजर ने आहिस्ता से बेडरूम का द्वार खोल दिया। ओह, आप अभी तक जाग रहे हैं, मालती बोली। नंदलाल और यशोदा आज अपने मकान में वापस नहीं आए। मुझे भी यही खटक रहा था, मेजर ने जमाई लेते हुए कहा। खैर, अब तुम आराम करो, सवेरे जरा जल्दी उठना है। मालती अपने बेडरूम में चली गई। सुधीर और डोरा सुबह 4:30 बजे वापस आए। दरवाजा मालती ने खोला। मेजर भी उस समय जाग रहा था। वह रात भर सो नहीं सका था और मौजूदा हत्याकांड पर विचारों की घोड़े दौड़ाता रहा था। सुधीर और डोरा ने रिपोर्ट दी कि अनुपमा और सेठ अक्षयचंद के कमरों में या उनके बंगले में रात भर किसी प्रकार की गतिविधि दिखाई नहीं दी।
इसके बाद सुधीर और डोरा को 1 डेढ़ घंटे तक आराम करने की सलाह देकर मेजर आगे का कार्यक्रम सोचने लगा। दिन के 9:30 बजे जमशेदपुर से देहात को जाने वाली नई रेलवे लाइन के पास एक बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था। वहां हजारों लोग एकत्र थे। रेलवे विभाग का महाप्रबंधक नई रेल लाइन का उद्घाटन करने के लिए 10 बजे आने वाला था। क्रोकोडाइल को लेकर मेजर बलवंत और उसके जासूस साथी 9:45 बजे पंडाल में पहुंच गए। पंडाल में बहुत भव्य मंच खड़ा किया गया था। उस पर रेलवे अधिकारी और स्थानीय नेतागण विराजमान थे। ठीक 10 बजे रेल विभाग के महाप्रबंधक का आगमन हुआ। समारोह चूंकि सार्वजनिक था, इसलिए पंडाल में पुलिस के कुल 6 कर्मचारी नियुक्त थे, जिनके पास लाठियां थी। मंच के पीछे एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था। उसकी पेटी में रिवॉल्वर का केस दिखाई दे रहा था। मंच पर माइक्रोफोन रखा था। मंच के दाहिनी ओर स्वयंसेवक खड़े थे। महाप्रबंधक के आगमन पर जयघोष शुरू हो गया था। स्वागत समिति के सदस्य आगमनी करने के लिए महाप्रबंधक को मंच पर लिवा लाए। मंच पर चढ़ते हुए महाप्रबंधक ने उपस्थित लोगों के प्रति हाथ जोड़कर सिर झुकाया और फिर माइक्रोफोन हाथ में ले लिया। अभी उसके मुंह से भाइयों और बहनों के शब्द निकल ही पाए थे कि दाहिनी ओर से खतगोला आया और मंच पर धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि पंडाल के लोग भौचक्के रह गए। महाप्रबंधक लहू में लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। मंच पर विराजमान कुछ नेता जोर जोर से चीख उठे। उनके शरीर और चेहरों से खून टपक रहा था। मंच के आगे बैठे लोग अभी पूरी तरह उठ भी नहीं पाए थे कि दनादन गोलियों की बौछार हुई। मंच के पीछे सब इंस्पेक्टर अभी अपनी पेटी के केस में से रिवॉल्वर निकाल भी नहीं पाया था कि करा कर वहीं ढेर हो गया। दाहिनी ओर खड़े 3 स्वयंसेवकों की श्वेत वर्दियों पर लाल लाल लहू के धब्बे फैलते गए। तीनों स्वयंसेवक पछाड़ खाकर गिर पड़े। मेजर ने देख लिया था कि हथगोला दाहिनी ओर से फेंका गया था। गोलियां विपरीत दिशा से चलाई गई थी। मेजर ने मालती और सुधीर को दाईं ओर दौड़ाया। सोनिया, डोरा और क्रोकोडाइल के साथ वह स्वयं बाईं ओर दौड़ा। पंडाल में खड़े कांस्टेबल बाहर निकलने के रास्ते पर जा खड़े हुए थे। वे निकले जा रहे थे। लोगों को लाठियों से रोकने का प्रयास कर रहे थे। लोग थे कि धक्का पेल करके बाहर को दौड़ रहे थे। पंडाल के बाईं ओर 2 रास्ते थे। एक रास्ते पर शोर ज्यादा था, मगर लोग उधर से निकलने का साहस नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ये उधर ही से निकलने को लपके तो फिर गोलियां चलने की आवाजें आईं। मेजर, डोरा, सोनिया और क्रोकोडाइल उस रास्ते से निकलकर आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि 2 आदमी वीरान मैदान में पेड़ों की ओट लेते हुए दौड़े जा रहे थे। उन्होंने रेल कर्मचारियों की सी वर्दियां पहन रखी थी। मेजर ने क्रोकोडाइल को इशारा किया, फिर डोरा और सोनिया से बोला, हमें जरा तेज दौड़कर इनका पीछा करना चाहिए। क्रोकोडाइल हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था। मेजर, सोनिया, डोरा जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़े जा रहे थे। 5 मिनट बाद रेल कर्मचारियों की वर्दियों में भागे जा रहे 2 आदमियों और क्रोकोडाइल में फासला बहुत कम रह गया। तभी उन 2 में से एक व्यक्ति बढ़ा। उसके हाथ में अजीब सी राइफल थी। उसने गोलियों की बौछार कर दी। मेजर चकित रह गया कि तमाम गोलियां उनकी सिरों के ऊपर से निकल गई थी। मेजर के होठ गोल हो गए। वह ऊंची आवाज में बोला, क्रोकोडाइल कम बैक। आदेश सुनते ही क्रोकोडाइल रुक गया। गोलियों की एक बौछार और आई। इस बार भी गोलियां उनके सिरों के ऊपर से निकल गईं। मेजर मुस्कुरा दिया। उसने दौड़ना बंद कर दिया। डोरा और सोनिया को भी उसने रुक जाने का इशारा कर दिया। आप रुक क्यों गए? क्रोकोडाइल को भी आपने रोक लिया? सोनिया ने चकित होकर हाफते हुए पूछा। देख नहीं रहे हो कि उस आदमी के पास हल्की मशीन गन है? वह हम सबको भून कर रख देगा, मेजर ने समझाया। क्रोकोडाइल और जासूसी पार्टी को रुकते देख दोनों आक्रमणकारी पेड़ों की ओट लेकर फिर भागने लगे थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, डोरा ने कहा। उन्होंने गोलियां चलाई तो हमारे सिरों पर से क्यों निकल गईं? डोरा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। उनकी इस हरकत में भी मुझे एक गहरा भेद दिखाई दे रहा है, मेजर ने कहा। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि यह भेद क्या है, लेकिन यह विश्वास है कि जल्द यह भेद खुलकर रहेगा। आओ लौट चले। वे पंडाल में वापस पहुंचे तो सुधीर और मालती को भी उन्होंने निराशा में हाथ मलते हुए पाया।
वे भी यह मालूम नहीं कर सके कि स्वयंसेवकों के पीछे से हथगोला किसने फेंका। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि स्वयंसेवकों की उपेक्षा से यह सारा कांड हो गया। अगर वे तीनों साथ जुड़कर खड़े ना होते तो हथगोला फेंकने वाला अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाता। मेजर उस समय यह सोच रहा था कि बाईं ओर से जो गोलियां चलाई गई थी वे स्टेज पर बैठे लोगों की ओर चलाने की बजाय स्वयं सेवकों की ओर क्यों चलाई गई। मंच को सैकड़ों लोगों ने घेर रखा था। महाप्रबंधक मंच पर तड़प रहा था। अभी तक चिकित्सा सुलभ नहीं हो पाई थी। पुलिस के प्रमुख अधिकारियों को फोन किए जा चुके थे। जनरल अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस भेजने को कह दिया गया था। प्रमुख पुलिस अधिकारी दौड़े चले आए। डॉक्टरी सहायता अब भी नहीं मिल पाई थी। महाप्रबंधक की चीखें लोगों के दिल दहला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने डीआईजी सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर शशि मोहन थे। वे लोग मेजर को वहां मौजूद पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे इस कारण आश्वस्त थे कि मिसेस अपर्णा के केस की छानबीन एक महान गुप्तचर के हाथ में थी। मेजर स्वयं उनके पास पहुंचा। उसने सबसे पहले वह दृश्य वर्णित किया जब उसने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। फिर घटना के समय का आंखों देखा हाल कह सुनाया। डॉक्टरी सहायता पहुंचने तक पुलिस ने लोगों से पूछताछ जारी रखी। पंडाल के बाईं ओर खड़े लोगों ने बताया कि दो रेल कर्मचारी कंधों पर लंबे झोले लटकाए आए थे। उनकी एक एक आंख पर हरी पट्टी बंधी थी। उनके चेहरों को पहचानना कठिन था क्योंकि हरी पट्टी इतनी लंबी चौड़ी थी कि उनकी नाक और होठों को छिपाती हुई गर्दन तक पहुंच रही थी। जब मंच पर हथगोला फेंका गया तो गठीले शरीर के रेल कर्मचारी ने झोले में से एक घातक बंदूक निकालकर गोलियों की बौछार कर दी। फिर वे लोगों को डराते हुए तुरंत पीछे हटे और बाएं रास्ते से निकलकर दौड़ने लगे। कुछ लोगों ने उनका पीछा करना चाहा तो हमलावरों ने फिर गोलियां चला दी। आखिर लोग सहम कर रुक गए। उनकी गोलाबारी से पीछा करने वाला कोई भी घायल नहीं हुआ था। इतने में डॉक्टरी सहायता पहुंच गई। जनरल अस्पताल की दो डॉक्टर और दो नर्सें एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा का सामान लेकर आ गए। उन्होंने महाप्रबंधक की प्राथमिक चिकित्सा कर दी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में डाला और फिर तेजी से अस्पताल की ओर रवाना हो गए। पुलिस अपनी आवश्यक कार्यवाही में व्यस्त हो गई। इंस्पेक्टर शशि मोहन ने मेजर के पास आकर कहा, लोगों का कहना है कि स्वयंसेवकों की भूल से हथगोला फेंकने वाला अपने उद्देश्य में सफल हुआ। वह गोला फेंककर बड़े सहज भाव से पंडाल में से निकल गया। उसे कुछ देख नहीं पाया। आपका क्या विचार है? क्या स्वयंसेवकों की भूल से यह भीषण कांड हुआ? मेरी राय इससे सर्वथा अलग है, मेजर ने कहा। मैं समझता हूँ कि तीनों स्वयंसेवक वास्तव में हत्यारों के साथी थे। वे जानबूझकर जुड़कर खड़े हो गए थे ताकि हत्यारे के वास्ते ढाल बन सके। जुड़कर खड़े होने का उद्देश्य यह था कि उनका साथी हत्यारा पीछे से हथगोला फेंके और भाग निकले। इस तरह स्वयंसेवकों ने उसकी सहायता की। इसी कारण स्वयंसेवकों के प्राणों की आहुति गई। मेजर के रहस्योद्घाटन पर इंस्पेक्टर दंग रह गया। वह बोला, ओह, अब मैं समझा। मतलब यह है कि जब हथगोला फेंकने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो उसके साथियों ने अपने साथी स्वयंसेवकों का हमेशा के वास्ते मुंह बंद कर दिया। यहाँ आप गलत सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने कहा। मेरे विचार में स्वयंसेवकों की हत्या हथगोला फेंकने वाले के साथियों ने नहीं की। स्वयंसेवकों को मौत की नींद सुलाने वाले दूसरे लोग थे। वे कौन थे? इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। इस प्रश्न का उत्तर पाने को मैं भी स्वयं अधीर हो रहा हूँ, मेजर बोला। इंस्पेक्टर साहब, आप एक दो छाप विशेषज्ञों को मेरे साथ पंडाल से बाहर भेज दीजिए। उन्हें कुछ पद चिन्हों की छाप लेनी होगी। जब उसके चरबे तैयार हो जाए तो उनकी एक दो प्रतियां अपने पास रखिएगा। मैं 2 घंटे के बाद आपको आपके ऑफिस में आकर मिलूंगा। इंस्पेक्टर गया और 2 छाप विशेषज्ञों को ले आया। मेजर उन्हें अपने साथ पंडाल से बाहर ले गया। उसने काफी दूर जाकर 2 पदचिन्ह दिखाए। वे उन 2 व्यक्तियों के कदमों के चिन्ह थे जो गोलियां बरसाते निकल गए थे। छाप विशेषज्ञों ने पदचिन्हों की चरबे उतारने शुरू कर दिए। इस काम से निमटकर वे पंडाल में लौट आए। मेजर ने अपने साथियों को लौटने का इशारा किया और वे होटल नटराज को चल पड़े। रास्ते में मेजर ने सुधीर और डोरा से कहा, तुम दोनों राजेंद्र नगर के मकान नंबर F56 में जाओ।
वहां से ब्रिजेश चंद्र और उसके बड़े भाई राजेश चंद्र को साथ लेकर इंस्पेक्टर शशि मोहन के ऑफिस में पहुंच जाना। मैं भी थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूं, यह कहकर उसने कार रोक दी। डोरा और सुधीर कार से उतर गए। मेजर ने अपनी कार बागमती रोड की ओर मोड़ दी। सेठ अक्षयचंद और अनुपमा अपने बंगले में नहीं मिले। नौकरानी से पता लगा कि सेठ जी तो अपनी दुकान पर गए थे और अनुपमा थोड़ी देर पहले टैक्सी में कहीं चली गई थी। मेजर ने अपनी कार जुबली रोड की ओर मोड़ दी। यशोदा और नंदलाल भी अपने मकान में नहीं मिले। वे कल भी नहीं लौटे थे। आखिर मेजर ने होटल नटराज में आकर वे चरवे निकाले जो इंस्पेक्टर शशि मोहन से लाए थे। चरवे उन पच्चीनों के थे जो राघव जंगल और मुख्य सड़क के किनारे पाए गए थे। चरवे मेजर ने अपने बैग में रख लिए। थोड़ी देर बाद मेजर अपने साथियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर शशि मोहन लौट आया था। मृत सब इंस्पेक्टर, स्थानीय नेताओं और स्वयंसेवकों की लाशें सदर कोतवाली में पहुंचा दी गई थी। सुधीर और डोरा ब्रिजेश और राजेश को अपने साथ ले आए थे। मेजर ने इंस्पेक्टर से पूछा, जेल के सामने मारे गए लोगों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद लौट आई हैं? जी हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा और ब्रिजेश राजेश की ओर देखते हुए मेजर ने पूछा, आपने शायद लाशों की पहचान के वास्ते इन्हें बुलाया है ना? हाँ, तो आइए, इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा। सदर कोतवाली के एक बड़े कमरे में 10 लाशें पड़ी थी। इनमें से 5 लाशें ताजा थीं जो पंडाल से लाई गई थी। शेष लाशें वही थीं जो जेल के फाटक के सामने हुए कांड के बाद लाई गई थी। उनका पोस्टमार्टम हो चुका था। इंस्पेक्टर ने उन 5 लाशों पर से बारी बारी से चादरें हटा दी। दोनों भाई उन लाशों को देखते रह गए। फिर ब्रजेश ने एक अंग्रेज की लाश की ओर इशारा किया जिसके बदन पर चेक डिजाइन के कपड़े का सूट था। वह अंग्रेज विदेशी संवाददाता नहीं था, ब्रजेश ने बताया। यह अंग्रेज मेरे पिता के पास आया करता था और बाकी 4 लाशों को मैं नहीं पहचानता। राजेश चंद ने कहा, वह उन 5 में से किसी को भी नहीं जानता था। मेजर उन दोनों भाइयों को ताजा लाई गई लाशों के पास ले आया। इंस्पेक्टर ने उन पर से भी चादरें हटा दी। दोनों भाइयों ने 5 लाशें देखी। दोनों उन लाशों में से किसी को ना पहचान सके। इस कष्ट के लिए क्षमा चाहिए कीजिएगा, कहकर मेजर ने सुधीर और डोरा से कहा, तुम दोनों जाओ और इन दोनों भाइयों को कार में इनके घर पहुंचा जाओ। वे चारों कमरे से निकलकर कार की ओर बढ़ गए। इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने पूछा, इन लाशों के लिबासों की तलाशी में कुछ मिला? कागज पत्री थे और उनसे यह सिद्ध होता है कि यह विदेशी संवाददाता अपनी ड्यूटी निभाने आए थे। चौखाने सूटधारी अंग्रेज की जेबों में से कोई असाधारण चीज निकली? नहीं, एक पैकेट सिगरेट, एक लाइटर और एक पर्स निकला था, इंस्पेक्टर ने बताया। पर्स में क्या था? मेजर ने पूछा। रेजगारी के सिवा कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, चलिए जरा मुझे उस अंग्रेज की जेब से निकली वस्तुएं दिखाइए। इंस्पेक्टर उसे अपने ऑफिस में ले आया। एक अलमारी में से उसने सिली हुई गुत्थी निकाली। कैंची से गुत्थी काटकर उसने सिगरेट का पैकेट, लाइटर और पर्स मेजर के सामने रख दिया। लाइटर का आकार लिपस्टिक की तरह था। उसकी एक विशेषता यह थी कि उसके दोनों ओर खटके लगे थे। मेजर ने उसे बारीकी से देखना शुरू किया और उसके ऊपर लिखा था, शिकागो में बना हुआ। विशेषता ईबी के लिए। ईबी के अक्षर एक बाज के चित्रांकन से में खुदे थे। उसके सिर पर जो प्लेटिनम का भाग था उस पर एक लौ दिखाई दी गई थी। उसके निचले भाग पर जो पीतल लगा था उसके ऊपर एक सिगरेट दर्शाया गया था और जिसके छोर से धुआं निकल रहा था। मेजर ने इंस्पेक्टर की मेज पर से पेपर वेट उठाया और अलमारी के ऊपर रख दिया। यह देखकर इंस्पेक्टर और मेजर के साथी हैरान हो गए कि पेपर वेट उठाकर अलमारी पर रखने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। मेजर बलवंत ने अब लाइटर का क्लिप दबाया। उसमें से आग की लौ निकली। मेजर मुस्कुरा दिया। उसने लाइटर का पीतल वाला सिरा अलमारी पर रखे पेपर वेट की ओर घुमा दिया, फिर पीतल वाला सिरा दबा दिया। उसमें से एक गोली निकली जो पेपर वेट में जाकर लगी। पेपर वेट उछल कर दीवार से टकराया। उससे टकराकर गोली अलमारी के ऊपर गिर पड़ी थी। मेजर के साथी और इंस्पेक्टर शशि मोहन यह कौतुक देखकर स्तब्ध रह गए। मालती के मुंह से निकला, यह सिगरेट लाइटर तो गजब का रिवॉल्वर भी है। यह रिवॉल्वर एक खतरनाक संगठन ईगल ब्रिगेड के सदस्यों के वास्ते विशेष रूप से तैयार किया गया है, मेजर ने बताया। ओह,
तो चौखाने सूटधारी जिस अंग्रेज की लाश है, क्या वह ईगल ब्रिगेड का सदस्य था? सोनिया ने पूछा। यह सिगरेट लाइटर तो इसी बात का इशारा कर रहा है, मेजर बोला। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस अंग्रेज के शव की फोटो खिंचवाई होगी। आज आप उसकी फोटो लेकर शहर के होटलों में जाइए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि वह किसी होटल में तो नहीं रह रहा था। जब आप उस मुझे राघव जंगल और पंडाल के बाहर पाए गए पच्चीनों के चरबे दिखाइए। इंस्पेक्टर ने एक बैग में से कुछ चरबे निकाले और मेज पर रख दिए। मेजर 2 मिनट तक उन्हें देखता रहा, फिर इंस्पेक्टर से पूछा, आपने ये चरबे देख लिए हैं क्या? जी हाँ। इनके बारे में आपकी क्या धारणा है? ये छोटे और बड़े कदमों के निशान हैं। छोटे निशान चौड़े पंजों के जूतों के हैं, बड़े निशान नुकीले पंजों के जूतों के हैं। दूसरे सेट में उसके उलट है, अर्थात छोटे पंजों के निशान नुकीले पंजों के जूतों के हैं और बड़े निशान चौड़े पंजों के जूतों के हैं, इंस्पेक्टर ने बताया। आपने एक विशेष बात पर ध्यान नहीं दिया। वैसे आपने जो भी कहा वह सही है। देखने की बात यह है कि कदमों की छाप के इन दोनों सेटों में जूतों का साइज एक है। इसका मतलब यह है कि जीप में सवार लोगों को और जेल के सामने जिन लोगों को मारा गया उसके हत्यारे वही हैं, अर्थात 2 व्यक्ति, वे दोनों साथी हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर आश्चर्यजड़ित रह गया। इतने में एक सार्जेंट घबराया हुआ सा आया। उसने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया और बोला, सर, रेल विभाग के महाप्रबंधक दिगंबर प्रसाद अस्पताल में चल बसी। उनका ऑपरेशन हुआ, मगर हथगोले की एक कतरन उनके पेट में रह गई और विष फैलने से जानलेवा हो गई। ओह, यह तो बड़ा खेदनाक खबर है, कहकर इंस्पेक्टर ने मेजर की ओर देखा। मेजर को गरारे वाली महिला के आग्रह की याद आई, जिसने उसे रेल लाइन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को कहा था। क्या वह पहले से जानती थी कि यह कांड होकर रहेगा? मेजर को अपने उस वचन की भी याद आई जो उसने उस महिला को दिया था कि 3-4 दिन वह अपनी जानकारी से पुलिस विभाग को सूचित नहीं करेगा। इस कारण मेजर ने अपनी कोई प्रतिक्रिया मुंह से प्रकट नहीं की। जब वह अपने साथियों को लेकर पुलिस स्टेशन से चला तो उसके दिमाग में रह रहकर वह गरारे वाली मुस्कुरा रही थी। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। जिला कचहरी के मजिस्ट्रेट और जज भी खाना खाने के वास्ते अपनी अपनी कारों में घरों को जाने लगे थे। जिला और सेशन न्यायाधीश श्री प्रबोध तिवारी अपनी कार में अपने युवा पुत्र के साथ घर जा रहे थे। पाइपलाइन रोड के चौराहे की लाल बत्ती के कारण कार रोकनी पड़ी। उस समय सड़क सुनसान थी। सड़क के साथ साथ जा रही पटरी पर अधेड़ आयु का एक व्यक्ति खड़ा था। उसके सिर पर नेपाली टोपी थी जिसमें किसी पक्षी के 2 पंख लगे हुए थे। वैसे आकृति से वह नेपाली नहीं लगता था। उसके दोनों गालों पर शायद घाव थे। रुई के ऊपर आड़ा तिरछा स्टिकिंग प्लास्टर लगा हुआ था। दवा के कारण रुई का रंग पीला पड़ गया था। उस व्यक्ति के दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे थे। उसने फूलदार बुशर्ट और सफेद पैंट पहन रखी थी। पैरों में कैनवस के जूते थे। न्यायाधीश प्रभु तिवारी की कार जब लाल बत्ती देखकर रुकी तो अधेड़ व्यक्ति ने पीठ पीछे से दोनों हाथ निकाले। उसके दोनों हाथों में हथगोले थे। न्यायाधीश और उनके पुत्र की आंखें सामने की ओर लगी थी कि कब हरी बत्ती हो और वह कब आगे बढ़े। पटरी किनारे खड़ा अधेड़ व्यक्ति सदा हुआ निशानेबाज था। उसने हथगोले की पिन दांत से निकालकर बाएं हाथ में पकड़ा हथगोला कार की अगली खिड़की में से अंदर फेंका। फिर दाएं हाथ का हथगोला पिछली खिड़की के रास्ते कार में फेंक दिया। 2 पल के वास्ते वह कार की ओर देखता रहा, फिर पीछे की ओर भागने लगा। दूर एक जीप खड़ी थी। वह उछलकर जीप के पिछले हिस्से में जा बैठा और जीप चल दी। न्यायाधीश अगली सीट पर बैठे थे। हथगोला उनके बाईं ओर जाकर लगा था। उनका पुत्र पिछली सीट पर था और दूसरा हथगोला उसके पैरों के पास आ गिरा था। वह भय के मारे चीख उठा, डैडी, हैंड ग्रेनेड, तुरंत कार से निकल जाओ। यह वह कहते ही उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। न्यायाधीश उससे पहले ही कार से निकल चुके थे। पिता पुत्र कार से दूर भागते चले गए क्योंकि किसी भी क्षण विस्फोट के कारण कार की ध्वजियां उड़ने की आशंका थी। पिता पुत्र कार से काफी दूर जाकर खड़े हो गए और सहमी आंखों से संभावित विस्फोट की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें अपनी कार की पड़ गई थी, मगर दुश्मन की ओर उन्होंने कोई ध्यान न दिया।
काफी समय निकल गया और कोई विस्फोट ना हुआ। उसके बावजूद पिता पुत्र में इतना साहस ना जाग सका कि वे कार के पास पहुंचकर अंदर झांक सकते। इसी बीच बहुत से लोग एकत्र हो चुके थे और दो तीन अन्य कारें भी न्यायाधीश की कार के पीछे आकर रुक गई थी। न्यायाधीश ने उन कारों के मालिकों को निर्देश किया कि अपनी कारें उसकी कार से दूर रखें। इसका कारण भी बता दिया। एक कार का मालिक संयोगवश न्यायाधीश को जानता था। उसने कहा, मैं सदर कोतवाली जाता हूँ और बम हटाने वाला स्क्वाड लेकर आता हूँ। यह कहकर उसने कार मोड़ी और दूसरे मार्ग से निकल गया। मेजर बलवंत और उसके साथी दोपहर का भोजन करके कॉफी पी रहे थे कि टेलीफोन घनघना उठा। मेजर ने कॉफी का प्याला मेज पर टिकाया और क्रेडल पर से रिसीवर उठाकर बोला, हेलो मेजर साहब। दूसरी ओर से इंस्पेक्टर शशि मोहन की आवाज आई। पाइपलाइन रोड पर जिला और सेशन न्यायाधीश मिस्टर प्रबोध तिवारी पर घातक वार किया गया। उस समय उनका युवा पुत्र भी कार में मौजूद था। उनकी कार में 2 हथगोले फेंके गए। पिता पुत्र भाग्यशाली निकले और बाल बाल बच गए। हथगोले फटे नहीं। मैं अनफटे बमों को हटाने वाला स्क्वाड लेकर पाइपलाइन रोड पहुंच रहा हूं। आप भी आना चाहें तो आ जाइए। मैं आ रहा हूं, कहकर मेजर ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसने इंस्पेक्टर से प्राप्त सूचना अपने साथियों को दे दी। सबको उसने तुरंत तैयार होने का परामर्श दिया। क्रोकोडाइल को लेकर पूरा जुलूस दल पाइपलाइन रोड पहुंच गया। वहां पहले ही भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। प्रेस फोटोग्राफर भी आ चुके थे। वे कार के अंदर का दृश्य कैमरों में उतार रहे थे। प्रेस संवाददाताओं ने न्यायाधीश और उनके पुत्र को घेर रखा था और प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। मेजर ने अपनी कार चौराहे की सड़क की एक ओर रोक दी। वह भी वहां पहुंच गया जहां रिपोर्टरों ने न्यायाधीश को घेर रखा था। उसकी बातचीत सुनकर वह सारी घटना आदि से अंत तक समझ गया। उसने क्रोकोडाइल को पकड़ा और स्वयं उस स्थल पर सुंघाया जहां अपराधी के खड़े होने का निशाना लगा दिया गया था। क्रोकोडाइल ने वह स्थान सूंघा और पीछे की ओर सड़क किनारे की पटरी पर दौड़ने लगा। मेजर और उसके साथी भी पीछे पीछे लपके। लगभग 100 गज दूर जाकर क्रोकोडाइल किसी वस्तु को सूंघने लगा। मेजर और उसके साथी भी उसके पास पहुंच गए। क्रोकोडाइल रुई का कोई ऐसा फाया सूंघ रहा था जिस पर आड़ा तिरछा स्टिकिंग प्लास्टर चिपका हुआ था। मेजर ने उसे उठा लिया। क्रोकोडाइल फिर आगे की ओर दौड़ने लगा। इस बार वह अधिक दूर नहीं गया। 10-12 गज दूर जाकर वह सड़क पर पटरी के बीच का स्थान सूंघने लगा। मेजर फिर लपककर उसके पास पहुंचा। यहाँ भी क्रोकोडाइल वैसा ही रुई का दूसरा फाया सूंघ रहा था जिस पर आड़ा तिरछा स्टिकिंग प्लास्टर चिपका हुआ था। क्रोकोडाइल अब आगे नहीं बढ़ रहा था। मेजर समझ गया कि रुई के फाइव पर लगी दवा की गंध क्रोकोडाइल को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। दवा की दूसरी पट्टी मिल जाने के बाद वातावरण में केवल उस दवा की सुगंध रह गई थी। इस कारण हमलावरों के वस्त्रों की गंध क्रोकोडाइल के लिए लुप्त हो चुकी थी। मेजर ने आगे कोई सफलता न मिलते देखकर क्रोकोडाइल की पीठ थपकी दी। मेजर का उद्देश्य सिद्ध हो चुका था। उसने रुई की दूसरी पट्टी भी उठा ली और जेब में रख ली। लौटकर वे उसी चौराहे में आ पहुंचे। इंस्पेक्टर शशि मोहन भी आ गया था। वे अपने साथ बम विशेषज्ञ लेता आया था। विशेषज्ञों ने कार में से हथगोले निकाल लिए थे। उन्हें आश्चर्य था कि हथगोले फट क्यों नहीं सके। हथगोलों पर जंग भी नहीं लगा था और उनकी पिनें भी निकल हुई थी। उन्हें फटना चाहिए था, मगर यह भी सच था कि वे फटे नहीं थे। यह पहली बम विशेषज्ञों को चकराए हुए थी। उन्होंने हथगोलों को अब नकारा बना दिया था। मेजर ने हथगोलों में से निकले बारूद और लोहे की कतरनों को देखा। 2 मिनट बाद वह यह बोला, यह हथगोले बहुत पुराने हैं। इन्हें संभाल कर रखा गया था, इस कारण देखने में ये पुराने नहीं लगते। इन्हें कहीं ऐसी जगह रखा गया था जहाँ वर्षा बहुत होती है। बारूद में सीलन पैदन हो जाने के कारण ही इनमें विस्फोट नहीं हुआ। यहाँ हमें संयोग की बात स्वीकार करनी पड़ती है कि कुदरत जिसे बचाना चाहे उसका बाल भी बांका नहीं होता। एक व्यक्ति बोल उठा, वह नेपाली कौन था और उसे जज साहब से क्या दुश्मनी थी? मेजर ने कहा, हमलावर नेपाली नहीं था। उसने केवल नेपाली रूप बना रखा था। अपना चेहरा छिपाने के वास्ते उसने गालों पर नकली घाव बना रखे थे। यह कहकर मेजर ने
जेब से स्टिकिंग प्लास्टर की दोनों पट्टियां निकाल कर दिखाई। इंस्पेक्टर ने पूछा, इन पट्टियों से यह कैसे सिद्ध होता है कि उसके गालों पर घाव नकली थे? इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने मुस्कुराते हुए तर्क दिया, अगर उसके गालों पर घाव होते तो थोड़ी बहुत पीप या रक्त इस रुई पर लगी होती। अगर गालों पर घाव होते तो वह इन पट्टियों को उतारकर या छोड़कर ना जाता। उसने तो केवल अपने चेहरे का हुलिया बदलने के उद्देश्य से इन्हें लगा रखा था। मेजर ने घटनास्थल की जांच का काम पूरा कर लिया था। लोगों पर अपनी दूरदर्शिता और दक्षता की गहरी छाप छोड़कर वह साथियों के साथ होटल नटराज की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुधीर बोला, रेल विभाग के बड़े अधिकारी के बाद सेशन जज पर हमला हुआ है। महाप्रबंधक पर हमले के बाद हत्यारों का यह हमला भी पूरी तरह घातक था। वह बड़ी सफलता के साथ सेशन जज की कार में 2 हथगोले फेंक चुका था। यह तो उनका भाग्य ही समझो कि बाल बाल बच गए, सोनिया ने कहा। मालती ने पूछा, रेल अधिकारी और सेशन जज का इस केस से भला क्या संबंध हो सकता है? मेजर चुप रहा। वह कुछ और ही सोच रहा था। होटल नटराज पहुंचकर मेजर ने बुशर्ट की जेब में से सिगार निकाला। सोनिया ने लपक कर उसके हाथ से लाइटर लिया और बड़े स्नेह के साथ मेजर का सिगार सुलगा दिया। फिर लाइटर बंद करके उसकी जेब में डाल दिया। मेजर ने सिगार का कश लगाया और टहलते हुए बोला, रेल का इंजन, उसके धुआं छोड़ने वाले भपके से लटकता हुआ सेब, तराजू, तराजू की डंडी से लटकते हुए 2 सेब, दोनों सेबों की डंडियां ऐसी कि जैसे बारूदी पली थे। यह आप रेल के इंजन और तराजू की क्या बात कर रहे हैं? सोनिया ने पूछा। मेजर टहलते हुए थम गया और बोला, अभी हम जब लौट रहे थे तो मालती ने रास्ते में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि रेल अधिकारी और सेशन जज का इस केस से भला क्या संबंध हो सकता है। मैं बताता हूँ कि इस केस से रेल अधिकारी और सेशन जज का क्या संबंध हो सकता है। मालती, वह पेचदार चाबी लाना जिसमें एक ट्रेसिंग कागज पर रेल के इंजन और तराजू आदि के रेखांकन बने हुए हैं। मालती जाकर पेचदार चाबी ले आई। मेजर ने पेज खोलकर उनमें से ट्रेसिंग पेपर निकाला, उसकी तहें खोलकर मेज पर बिछा दिया। स्वयं वह मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। डोरा, सुधीर, मालती और सोनिया भी पास पास खिसक आए। सबने उस कागज को दोबारा देखना शुरू किया। उस कागज पर सबसे ऊपर द प के अक्षर थे। उन अक्षरों के सामने रेल का इंजन बना था। इंजन का धुआं छोड़ने वाले भपके से एक सेब लटक रहा था। सेब की डंडी बारूदी पलीते की तरह थी। रेल इंजन के नीचे अश के 2 अक्षर थे। इन अक्षरों के आगे बकरी बनी हुई थी जिसके सींग से एक खंजर लटक रहा था। बकरी के नीचे प त के 2 अक्षर थे। इन अक्षरों के सामने तराजू बना हुआ था और तराजू की डंडी से ही 2 सेब लटक रहे थे। सेबों की डंडियां ऐसी थीं जैसे बारूदी पली थे। जब कागज देखने के बाद सबके चेहरे ऊपर उठे तो मेजर बोला, इस ट्रेसिंग पेपर को देखकर तुम लोग क्या नतीजा निकाल पाए हो? रेल इंजन, बकरी और तराजू, इसका अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा, सुधीर ने कहा। मेजर बोला, रेल इंजन के सामने 2 अक्षर देखो, ये हैं द और पा। फिर इस इंजन के भपके से लटकता हुआ सेब देखो जिसकी डंडी पलीते की तरह है। अब इस कागज के नीचे की पंक्ति पढ़ो, लिखा है महत्वपूर्ण काम। क्या अब भी कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मालती बोली। मेरे दोस्तों, रेखांकन किया हुआ ये कागज वास्तव में हत्यारों की बनाई हुई हत्या सूची है। सूची कैसे? डोरा ने चकित स्वर में पूछा। यह उन लोगों की सूची है जिन्हें हत्यारा तुरंत कत्ल कर देने की ठाने बैठा था, मेजर ने बताया। आप खुलकर हमें ये पहेली समझाइए, मालती ने मेजर से कहा। ये अक्षर और रेखांकन कैसे हत्या सूची बन गए, स्पष्ट बताइए। मालती, एक बार फिर द प के अक्षरों, रेल इंजन, भपके से लटकते सेब, पलीते जैसी सेब की डंडी को देखो। इन अक्षरों और रेखांकन से साफ मालूम हो जाता है हत्यारा किसे मौत के घाट उतारना चाहता था और किस ढंग से। सबकी नजरें जिज्ञासा से मेजर की ओर उठ रही थी। मेजर ने बात स्पष्ट करते हुए कहा, इस रेल इंजन का मतलब है हत्यारा किसी रेल अधिकारी को समाप्त करना चाहता था। वह रेलवे विभाग के महाप्रबंधक दिगंबर प्रसाद की हत्या कर चुका है। द प के अक्षरों से पता लगाना कठिन नहीं कि यह दिगंबर प्रसाद की हत्या करना चाहता था।
उसने हत्या का तरीका भी स्पष्ट कर दिया था। रेल इंजन के भपके के साथ लटका हुआ सेब देखो, उसकी पलीते जैसी डंडी इशारा कर रही है कि यह हथगोला है। इससे हत्यारे ने स्पष्ट कर दिया कि रेलवे के महाप्रबंधक दिगंबर प्रसाद को हथगोले से समाप्त किया जाएगा। मेजर के साथियों के मुंह से आश्चर्य से खुले रह गए। क्या तुम लोग दूसरे दो अक्षरों बकरी के चित्रांकन से यह बता सकते हो कि इसमें किस व्यक्ति को कत्ल करने का इशारा किया गया है? बकरी के सींग से लटक रहे खंजर से क्या अर्थ निकालोगे? मेजर ने पूछा। हम तो केवल इतना समझ पाए हैं कि किसी को खंजर भोंक कर ढेर कर दिया जाएगा, सोनिया ने कहा। मालती बोली, रेल इंजन से तो रेल अधिकारी बन गया, मगर बकरी से क्या बनेगा? बकरी के सामने दो अक्षर हैं, अ और श, इससे क्या नाम बन सकता है? झट से डोरा बोल उठी, अ श से तो कई नाम बन सकते हैं, जैसे अजय, शैलेंद्र, अंजलि, श्रद्धा, ओम, शंभू वगैरह। सुधीर ने कहा, मगर बकरी से इन नामों का क्या संबंध? मेजर मुस्कुराया और कहने लगा, सबसे पहले बात तो यह है, अशा से वे नाम नहीं बनते जो डोरा ने गिनाए हैं। बकरी का रेखांकन बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। बकरी है मासूम और निर्दोष प्राणी का इशारा। इसका मतलब कि किसी निर्दोष आदमी के गले पर छुरा चलाया जाएगा। बकरी के प्रतीक से हत्यारे ने शायद किसी चरवाहे या गडरिये का गला काटने की सोच रखी होगी, सोनिया ने कहा। मेजर हंस पड़ा। वह बोला, हत्यारे का यह मतलब नहीं है। खैर, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी किसी को अपराधी ने खंजर से नहीं मारा। वैसे सूची में खंजर से हत्या दूसरे नंबर पर दिखाई गई है। जान पड़ता है अश नामक व्यक्ति अभी उसके हत्थे नहीं चढ़ा। इसी कारण दूसरा नंबर छोड़कर हत्यारा तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सोनिया बोली, तीसरे नंबर पर अक्षर है प और त। इन अक्षरों के आगे तराजू बना है। तराजू की डंडी में दो सेब बंधे हैं। अगर हम तराजू की डंडी से बंधे दो सेबों को दो हथगोले समझ लें, तो इससे यह प्रकट होता है कि कातिल किसी ऐसे व्यक्ति को ठिकाने लगाना चाहता है जो तराजू से वस्तुएं तोलता है। शायद वह सेठ अक्षय चंद को हथगोलों से मार डालना चाहता है, मालती ने कहा। नहीं मालती, तुम फिर चूक गई। घटना चक्र को ध्यान में रखना जरूरी है, मेजा ने प्यार से समझाया। यह सच है कि तराजू हमेशा तोलने के प्रयोग में आता है, मगर इसे न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। इसका मतलब कि हथगोलों से न्यायाधीश को उड़ाना था और कातिल ने ऐसा करने की कोशिश भी दिखाई थी। और त से नाम समझना भी कठिन बात नहीं रही। प्रमोद तिवारी जी की कार में दो हथगोले फेंके जा चुके हैं। अरे, सुधीर ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, बात कितनी सरल थी, मगर हमारे दिमागों में उतर ही नहीं पाई। मान गए मेजर साहब, आप सचमुच आप ही हैं। एक बात और भी बात को समझ लो कि हत्यारे की सूची में जो नाम शामिल हैं वे साधारण लोग नहीं हैं, मेजर ने समझाया। इस सूची में तीनों नाम बड़े बड़े अधिकारियों के हैं। फिर यह भी संभव है कि हमारे हाथ केवल यही सूची लगी हो, जबकि कातिल ने कुछ अन्य लोगों की सूची भी बना रखी हो जिन्हें उसने मार डालने की ठान रखी हो। ऐसा दिलेर हत्यारा कौन हो सकता है? डोरा ने पूछा। उसे हम खोज ही रहे हैं और खोज कर ही दम लेंगे, इतना कहकर मेजर ने मालती से कहा, तुम जुबली रोड जाओ। नंदलाल और यशोदा की तलाश बहुत जरूरी है। व्यर्थ ही मुझे उन पर दया आ गई। वे दोनों इस केस के महत्वपूर्ण रहस्य को जानते हैं। अगर नंदलाल और यशोदा अपने मकान में ना लौटे हों, तो आसपास से पता लगाना कि वे कहाँ कहाँ जाते थे या जाते हैं। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें उन दोनों की पूरी पूरी खोज करनी है। मालती उठकर चल दी। अब मेजर ने राइटिंग पैड उठाया और फाउंटेन पेन खोलकर तेजी से कुछ लिखने लगा। फिर पैड का पन्ना फाड़कर उसने सुधीर और डोरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस कागज पर मैंने तुम दोनों के वास्ते निर्देश लिख दिए हैं। तुम इंस्पेक्टर शशि मोहन के पास चले जाओ। उससे सहायता लेने के बाद तुम मेरे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाना चाहो उठा सकते हो। अपने काम से शाम तक निमट कर लौट आओ तो और मेरा और सोनिया का इंतजार ना करना। हम दोनों आज रात सेठ अक्षय चंद के बंगले की निगरानी करेंगे। सुधीर ने कागज को पढ़ना चाहा तो डोरा ने उसकी बाह में अपनी बाह पिरोते हुए कहा, आओ, ये निर्देश हम रास्ते में पढ़ लेंगे। और वह सुधीर को खींच कर ले गई। तीसरा वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चौथे वीडियो के साथ
फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।